आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज के पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खड़ी बोली का अन्य नाम नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो दिए गए विकल्पों में देखिए, खड़ी बोली की अगर अन्य नाम की बात की जाए तो हिंदुस्तानी, शहर हिंदी, दक्षिणी, ये सब खड़ी बोली के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। तो नागरी अगर चुना है विकल्प सी को तो यह खड़ी बोली का उपनाम नहीं है। खड़ी बोली को कौरवी नाम से भी जानते हैं। तो विकल्प सी के साथ राइट आंसर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। दूसरे प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में से अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है अनुच्छेद 351 को तो राइट आंसर है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संदर्भित निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है कि कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर सेलेक्ट करिए। तो देखिए, मैथिली, मगही और भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। मेवाती, राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, ये सब राजस्थानी हिंदी की भाषा की बोलियां हैं। तो सी विकल्प चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि इसमें से मालवी बोली का क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो मालवी बोली का क्षेत्र इसमें कौन सा है। दिए गए विकल्पों में देखिए, उज्जैन, रतलाम, देवास, इंदौर, यह क्षेत्र क्या है, मालवी का है। विकल्प डी राइट आंसर है। वहीं हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है। हरदोई में कन्नौजी भाषा है। वहीं फिरोजाबाद में भी कन्नौजी बोली जाती है, जबकि जालौन में बुंदेली बोली जाती है। बुंदेली का क्षेत्र है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब चयनित करिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जा रहा है। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा किसको, वर्ण विकल्प बी को, तो राइट आंसर के साथ है। छठवां प्रश्न, छठवां प्रश्न है कि मूल रूप से हिंदी में व्यंजनों की संख्या पूछा जा रहा है। छठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, और आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको, 33, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन पूछा जा रहा है। तो किसी भी वर्ग का जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो दिए गए विकल्पों में आपने किसको सेलेक्ट कर लिया, प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर विकल्प बी को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब सेलेक्ट करिए। दिए गए विकल्पों में कौन सा त्योहार शुद्ध लिखा गया है। विकल्प बी चुना आपने, तो राइट आंसर है बी विकल्प। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब। नौवें प्रश्न का राइट आंसर, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 10, 10वां प्रश्न है कि महेंद्र में कौन सी संधि है। महेंद्र में संधि पूछा जा रहा है। महाधन इंद्र, महेंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र। तो अ और ई मिलकर के ए बन रहे हैं। गुण संधि अगर आपने चुना है तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 11, 11वां प्रश्न है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब चयनित करिए और दिए गए विकल्पों में
आपने सेलेक्ट कर लिया है विसर्ग विकल्प डी को, तो राइट आंसर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 12, 12वां प्रश्न है कि लोटा किस प्रकार का शब्द है। लोटा किस प्रकार का शब्द है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब लोटा देशज शब्द है, बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अमृत का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें प्रश्न संख्या 13 में कमल को अगर आपने चुना, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। कमल का अनेकार्थी शब्द जलज, मोती, शंख, मछली, चंद्रमा बनता है, जबकि अमृत का अनेकार्थी स्वर्ण बनता है, जल, पारा, दूध, अन्न आ जाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ और 14वां प्रश्न है कि प्रत्यय का भेद पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय मुख्यतः दो भेद होते हैं, ये विकल्प इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 15, 15वां प्रश्न है कि जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा। जो अपनी जगह से न डिगे, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है और 15वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी अडिग को चुन लिया है, बिल्कुल सही जवाब के साथ है। प्रश्न संख्या 16, 16वां प्रश्न है कि लालटेन शब्द है, लालटेन कैसा शब्द है। लालटेन शब्द विदेशज शब्द है, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। विदेशज शब्द में जैसे तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं से जो शब्द आए और हिंदी में गृहीत कर लिए गए वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द ऐसे शब्द जो ग्रामीण अंचल के लोक बोलचाल के शब्द होते हैं। वहीं संस्कृत से सीधे सीधे जो हिंदी में आए शब्द हैं तत्सम शब्द हैं, और संस्कृत से विकृत होकर के जो शब्द बने सद्भव शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। 17वां प्रश्न है कि जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर के विशेष अर्थ दर्शाता है तो क्या कहलाता है। 17वें प्रश्न का राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा, क्या पुनरुक्त शब्द, विकल्प बी को। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब चयनित करिए। महापुरुष में अगर आपने कर्मधारय समास विकल्प बी को चुना है तो राइट आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 19 देखते हैं कि भाषा किसका पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब अगर आपने चुना है किसको, सरस्वती को, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। वाक, भारती, गिरा, शारदा, वीणा, पाणी, वागीशा, ब्राह्मी, सरस्वती ये सब भाषा के ही पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के भेद में आपने मुख्य रूप से 5 चुना तो राइट आंसर है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो दूसरी है समूहवाचक, समूहवाचक, तीसरी संज्ञा है जातिवाचक, जातिवाचक, चौथी है भाववाचक, भाववाचक, वहीं 5वीं है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। तो विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 21 है कि दाम शब्द का बहुवचन क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब ध्यान दीजिएगा साथियों कि दाम, अक्षत, ओठ, आंसू, लोक, दर्शन, प्राण ये सब हमेशा क्या है, एक वचन में नहीं बल्कि बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इनका एक वचन नहीं होता है, इसमें से कोई नहीं, विकल्प डी को चुना, हमेशा यह बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं और हिंदी में कारकों का भेद पूछा जा रहा है। हिंदी में कारकों का भेद आपको बताना है तो आप जानते हैं हिंदी में 8 कारक माने गए हैं, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। कर्ता जिसका विभक्ति चिन्ह ने, कर्म जिसका विभक्ति चिन्ह को, करण से, संप्रदान को के लिए, वहीं आपादान से अलगाव के लिए, संबंध का की के नानी ने, वहीं अधिकरण में पर, और संबोधन हे भो अरे अजी आदि। तो इस तरह से 8 कारक हिंदी में होते हैं। प्रश्न संख्या 23 है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब अगर आपने चुन लिया है किसको,
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है। सी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उसका सिर खुजलाता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? उसका सिर खुजलाता है, इसमें क्रिया पूछी जा रही है और जवाब में आपने अकर्मक क्रिया विकल्प बी को चुना। बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल का भेद पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं भूतकाल के मुख्यतः कितने 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, वहीं पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के बाद संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और अगला है हेतु, हेतु मद भूतकाल। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 26 देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा किस प्रकार का अव्यय है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी श्रेणीवाचक को। तो राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 27 है, संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द हैं। 27वें प्रश्न का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है इसको, बी विकल्प को, तो राइट आंसर है। संज्ञा का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले जो बोले जाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, ये सब क्या है? संज्ञा के ही बदले में बोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 28। अकर्मक क्रिया पूछा जा रहा है आपसे कि दिए गए विकल्पों में अकर्मक क्या है? तो जिन क्रियाओं का व्यापार या फल कर्ता पर हो वे अकर्मक होती हैं और जिनका कर्म पर होगा वे सकर्मक होती हैं। जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया हैं। वहीं सोना अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। विकल्प सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह क्या कहलाता है? किसी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 30 देखते हैं कि वह धीरे धीरे चल रही थी वाक्य में धीरे धीरे पदबंध कैसा है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी क्रिया विशेषण पदबंध। तो डी विकल्प राइट आंसर। आगे संरचना के आधार पर सरल वाक्य के दो प्रमुख घटक माने जाते हैं। संरचना के आधार पर सरल वाक्य में क्या क्या होना चाहिए? प्रश्न संख्या 31 में अगर उद्देश्य और विधेय को सेलेक्ट कर लिया तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 3। आगे अगला प्रश्न है कि परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए वाक्य में अशुद्धि कहां पर है? परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, इसमें अशुद्धि कहां दिखाई दे रही है? तो इसमें अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि देखिए परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है और बदलना के स्थान पर बदलनी लिखा जाएगा। तो विकल्प इसमें लिंग संबंधी बी को चुना। राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 33। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। दिए गए विकल्पों में आपने चयनित कर लिया है शुद्ध वाक्य के रूप में किसको? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब आपने बी विकल्प को चुना। पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपनी डफली आप बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब अगर आपने चुना है किसको? अपने मन की करना विकल्प सी को राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 35 को। 35वां प्रश्न है कि प्रत्यक्षता
शब्द इनमें से किस लोकोक्त के लिए सटीक है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब चयनित करिए। तो वह स्त्री जिसका पति उसे छोड़ गया हो, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, वह परित्यक्ता कहलाती है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। और वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह क्या कहलाती है? विधवा। वहीं वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करे, वह परकिया कहलाती है। और जिस स्त्री के पुत्र पति हो, वह सधवा होती है। अगला, निर्धन के धन सी तुमाई अलंकार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सा सी से समता सूचक शब्द है। और प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने उपमा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मंडोला, काफी रिपीटेड प्रश्न है, अलंकार पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब भी आपने सेलेक्ट कर लिया है, उपमा को। बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि जहां किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां अलंकार कौन सा होता है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब आपने अतिशयोक्ति विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि जिस वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हो अथवा जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, वहां पर अलंकार क्या माना जाता है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब पुनरुक्ति विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आवेदन पत्र किस संदर्भ में प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब, तो अंतर कार्यालय के ज्ञापन के लिए विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह चिड़िया जो कविता का रचनाकार पूछा जा रहा है। जवाब में आपने किसको चुना? केदारनाथ अग्रवाल को, तो बिल्कुल सही जवाब। युग गंगा गुल मेहंदी जमुंजल तुम, जो सिलाएं तोड़ते हैं खुली आंखें खुले डैने, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस विद्वान का है? तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा। कालचक्र पुस्तक से अवतरित यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, वाक्य के लिए संबोधित किया गया है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए इंदिरा को, प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब राइट आंसर है। यह जो है संसार पुस्तक है, संसार पुस्तक है, इस पाठ से अवतरित कथन है और नेहरू जी ने संबोधित किया है। अगला प्रश्न है कि नौ आखली पदयात्रा के समय गांधी जी ने शिविर में कितने आदमियों को रहने की अनुमति दी थी? और इस प्रश्न का जवाब आपने दो चुन करके राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि दादी माँ शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब शिव प्रसाद सिंह, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। हार पार की माला, कर्मनाशा की हार, शाखा मृग, इंतजार भी इन्हें है, मुर्दा सराय और भेड़िया जैसी रचनाएं इनकी हैं, शिव प्रसाद सिंह की। अगला प्रश्न है कि मिठाई वाला शीर्षक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब भगवती प्रसाद वाजपेयी, मिठाई वाला शीर्षक भगवती प्रसाद वाजपेयी, विकल्प डी को चुना, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि शाम एक किसान शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? शाम एक किसान शीर्षक कविता का रचनाकार पूछा जा रहा है। और प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विकल्प ए को चुना, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 48 है कि कंचा कहानी मलयालम के रचनाकार का नाम बताइए। और इस प्रश्न का जवाब टी पद्मनाभम, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है।
एक अदना जिंदगी और बड़ी मृत्यु, साक्षी जैसी इनकी अन्य कहानियां हैं। आगे बढ़ते हैं। वीर कुंवर सिंह किस विधा की रचना है? वीर कुंवर सिंह जीवनी विधा की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महाराजा दशरथ को किस देवता के आशीर्वाद से चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई थी? महाराज दशरथ को किस देवता के आशीर्वाद से चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई थी? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया सूर्य देवता, तो राइट आंसर के साथ हैं विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। दशरथ अयोध्या के रघुवंशी राजा थे जो अज एवं इंदुमती के पुत्र थे और इक्ष्वाक कुल में जन्म लिए थे। आगे है कि दशरथ से दो वरदान उनकी किस पत्नी ने मांगा था? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने बहुत आसानी से कैकेयी दे करके बिल्कुल सही उत्तर चुना होगा। अगला प्रश्न है कि पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी, बी विकल्प को चुन करके बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पंपा सरोवर के पास किस ऋषि का आश्रम स्थित था? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब आपने चुना किसको? प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर विकल्प सी मतंग ऋषि को राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अशोक वाटिका में हनुमान से लड़ते हुए रावण का कौन सा पुत्र मारा गया? तो अक्षय कुमार मारी संहारा, लूम लपेट लंक को जारा। अक्षय कुमार बी विकल्प को चुना तो राइट आंसर है। मेघनाथ को लक्ष्मण ने मारा था, विभीषण को किसी ने नहीं मारा था। विभीषण जाकर के लंका का राजा बना था बाद में। और कुंभकर्ण का वध किसने किया था? कुंभकर्ण को राम ने मारा था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि महाराज परीक्षित के पुत्र का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर आपने जन्मेजय विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि देवव्रत को अन्य किस नाम से संबोधित किया गया है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब अगर आपने चुन लिया है किसको? विकल्प ए भीष्म को, तो राइट आंसर है। भीष्म का ही नाम देवव्रत था और भीष्म महाराज शांतनु के पुत्र थे। हस्तिनापुर इनका जन्म स्थल है जिनको मारने के लिए अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बना करके मारा था। अगला प्रश्न है कि गांगे मैंने अपने मन में सौभद्र देश के राजा शालो को अपना पति मान लिया था, इस बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ लाए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। यह संवाद किन दो पात्रों का है? तो आप जानते हैं कि यह भीष्म और अंबा का संवाद है। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न की ब्राह्मण श्रेष्ठ आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह बांट चुका हूं। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? यह कथन किसका है? तो प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब आपने परशुराम का गुरु द्रोणाचार्य से है। विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप चाहे लड़े या ना लड़े, मैं तो आपको ही चाहता हूं। श्री कृष्ण से यह कथन किसने कहा था? उत्तर में आपने अर्जुन को चुना तो सी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लाख की चूड़ियां किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 60। लाख की चूड़ियां किस विधा की रचना है? कामतानाथ द्वारा लिखी गई यह कहानी विधा की रचना है। कहानी है यह। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला कथन देखते हैं कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दिए पर मर गया, पर टायर नहीं बदला। प्रयुक्त विचार बस की यात्रा व्यंग शीर्षक व्यंग किस पात्र के मन में उत्पन्न हो रहा था? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 61 का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? डॉक्टर मित्र को, तो सी विकल्प राइट आंसर। आगे चिट्ठियां शीर्षक कविता का रचनाकार पूछा जा रहा है। तो आपने बेनाम चिट्ठियां, बैरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप और कंधे पर सूरज, एक दिन नदी बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा है, बारिश में भीगते बच्चे,
हंसी ओठ पर आंखें नम हैं, हंसी ओठ पर आंखें नम हैं, ये सारी कविताएं रामदरस मिश्र की हैं। विकल्प ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, यह आपा को डारि दे दया करे सबको। दोहे का विचार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब आपने कबीर बी विकल्प को चुना, राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि अन्नपूर्णा वर्मा द्वारा रचित अकबरी लोटा शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए लाला झाऊलाल को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत की खोज अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक किस पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। भारत की खोज किस पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। प्रश्न संख्या 65 का आपने जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया विकल्प ए को चुना, राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब चयनित करिए। मोहनजोदड़ो की सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है। इस प्रश्न का जवाब 5000 वर्ष, बी विकल्प को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में बटा था। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है कुषाण काल, विकल्प डी को राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण क्या था। मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण क्या था। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब आर्थिक, विकल्प बी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद की उपाधि पूछा जा रहा है, तो मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है, विकल्प ए राइट आंसर है। कन्यादान कविता किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए कन्यादान निबंध भी है, तो यहाँ पर कन्यादान कविता की बात की जा रही है, तो यह पुल पर पानी, एक मरण धर्मा और अन्य कविताएं, सूरत निरत, अबेकस, आशा नाम नदी, ऐसी रचनाओं की रचनाकार ऋतुराज को चुना, तो विकल्प ए के साथ राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित कब किया गया। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने 2015 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बी विकल्प को चुनकर के राइट आंसर दिया है आपने। कदम मिलाकर चलना होगा इनकी काफी चर्चित रचना है। बढ़ते आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 72 को। अगला प्रश्न है कि कबीर घास न नींदिए जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। कबीर घास न नींदिए जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब अगर आपने चुन लिया है इसको, विकल्प ए को, दुख को, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है, यह कथन किसका है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया इसको। प्रश्न संख्या 73 में राइट आंसर अर्देशीर को, तो विकल्प सी राइट आंसर है। आगे अगला प्रश्न है कि अगर किसी बच्चे के घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात खाना बंद हो जाएगा, यह कथन किस पाठ से लिया गया है। प्रश्न संख्या 74 का सही उत्तर इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई कामचोर कहानी से, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न संख्या 75 से 77 तक दिए गए गद्यांश के आधार पर है। पहले प्रश्न को देख लेते हैं फिर हम लोग आते हैं। देखिए प्रश्न है कि गद्यांश के आधार पर मनुष्य को क्या करना चाहिए। फिर पूछा जा रहा है किसे मनुष्य का सच्चा आभूषण कहा गया है, और आगे
पूरा समाज कैसे व्यक्तियों के प्रति बैर वाला भाव रखता है? इन प्रश्नों का उत्तर आपको ढूंढना है। फटाफट आते हैं, अब देखते हैं। मनुष्य को चाहिए कि सदा सत्य और प्रिय बोले। पहले ही प्रश्न का आपको जवाब यहीं से मिल जाएगा। कभी कटु और अप्रिय सत्य न बोले, अप्रिय सत्य न बोले। तो देख लेते हैं जवाब हम लोगों को। मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब, मनुष्य को कटु तथा अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। विकल्प ए राइट आंसर है। इसी तरह से फिर दूसरा प्रश्न था कि सच्चा आभूषण मनुष्य का क्या है? देख लेते हैं जवाब में। अप्रिय सत्य की अपेक्षा मौन रहना बेहतर है। भर्तृहरि का कथन है कि मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। मनुष्य का सच्चा आभूषण मधुर वाणी है। तो इसमें सेलेक्ट कर लिया आपने प्रश्न संख्या 77 में क्या? मधुर वाणी को राइट आंसर है। फिर पूरा समाज कैसे व्यक्तियों के प्रति वैर भाव रखता है? तो इसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं। जो मनुष्य अपने इष्ट मित्रों को देखकर सम्मान सहित उनसे पहले ही बोलता है, सभी लोग उससे प्रसन्न रहते हैं। जैसे रूखा सूखा भोजन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता, उसी प्रकार बहुत बड़ा दान यदि प्रिय वचन से रहित है तो वह प्राणियों को प्रसन्न नहीं कर पाता। तो विकल्प आपने प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब चुना है, जो कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं। बी को राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 से 80 तक के दो प्रश्न इस पद्यांश के आधार पर हैं। देख लेते हैं कविता में किस बात की भर्त्सना की गई है और निर्भांत का तात्पर्य पूछा जा रहा है, और कविता के अनुसार हमें क्या करना चाहिए। तीन प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को देखने हैं। जिस वस्तु को हम दूसरों को बेचते हैं, एक में लेते हैं और 20 में हैं, डूब कर अविवेक में, जो देश कच्चा माल ही उत्पन्न करके शांत है, उसका पतन एकांत है। सिद्धांत यह निश्चित है, हम दूसरों को 500 की बेचते हैं, जब रूही का आनंद कहते हैं कि हमने आय क्या अच्छी हुई, पर दूसरे कहते हैं ठहरो वस्त्र जब हम लाएंगे तब, और 4500 लेकर तुम ही से ले जाएंगे। तो इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब सेलेक्ट किया है कि किसकी भर्त्सना की गई है? जो लोग उत्पादन नहीं करते हैं। विकल्प बी का। आगे निर्भांत का तात्पर्य, तो इसका मतलब है जो भ्रम नहीं, जिसमें भ्रम नहीं है। विकल्प ए। और कविता के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? तो कविता के अनुसार हमको क्या करना चाहिए? उत्पादन करना चाहिए, अंतिम उत्पाद का निर्माण करना चाहिए। विकल्प डी राइट आंसर है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।